हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सृष्टि और आपको मैं विद्या केंद्र रांची चैनल पे बायो पढ़ाती हूँ। और आज मैं स्पेशली बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पे आई हूँ, उनको बताने के लिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके सिलेबस में, उसके बाद कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे पैटर्न तो आप सब जानते हो कि एग्जाम में कैसा आता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आप प्री प्लान्ड हो जाओ कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पढ़ना तो है ही भाई। अब पहले सिलेबस प्लानिंग करना होता है ना, पहले पढ़ने से प्लानिंग के बाद अपन एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज को। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस डिस्कशन। ओके, देखो, बिहार बोर्ड जो है ना वो सीबीएसई और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। तो इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स ये जो है ना एज पर ये नीट लिखा हुआ है, बट मैं आज आपको बिहार बोर्ड का सिलेबस बताने वाली हूँ। तो इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो मैं बता रही हूँ ना, पहले हाई वेटेज चैप्टर, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पहले हम लोग ये करेंगे, उसके बाद वो सारे चैप्टर्स करेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड में अपने पास क्या होता है, 70 एमसीक्यूज आते हैं जिसमें से 35 ही सॉल्व करने होते हैं। तो अगर वो चैप्टर स्किप, वैसे तो मैं नहीं स्किप कराऊंगी, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं स्किप करूंगी, नहीं करवाऊंगी, मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि सिर्फ आपको बिहार बोर्ड का ही तो प्रिपरेशन नहीं करना है ना, आप तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दोगे। जैसे नीट, अगर कोई नीट नहीं देना चाहता है तो ठीक है, हेल्थ अलाइड हेल्थ कोर्सेज का या फिर बीएससी नर्सिंग का या फिर बायोटेक्नोलॉजी का किसी ना किसी का तो पेपर दोगे ना। क्योंकि फ्यूचर तो बनाना है ना, ये बोर्ड वोर्ड के नंबर इतना मैटर नहीं करते, ये बस समाज को, सोसाइटी को दिखाने के लिए जरूरी है कि हाँ इतने परसेंट आ गए, उतने परसेंट आ गए। आपसे ना बड़े हो जाने के बाद ट्रस्ट में कोई नहीं पूछेगा कि आपके 10th में कितने आए थे, आपके 12th में कितने आए थे। आपको वो ना देखेंगे, आपके पास पैसा कितना है, आप क्या काम कर रहे हो, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है आपके पास नहीं है। तो वो तो अभी तो आप बोर्ड के साथ साथ उस पर भी फोकस करना। क्योंकि मैं ना पढ़ाऊंगी तो सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाऊंगी, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाऊंगी, मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊंगी। अब पढ़ना आपको है, आप डिसाइड कर लो कैसे करना है। अब कुछ बच्चे जो है ना बाद में लास्ट में जगते हैं, मैम ये करा दो, मैम वो करा दो। नहीं भाई, अभी जुलाई स्टार्ट हो चुका है, इवन 10 दिन बीत चुके हैं जुलाई के। तो आपको अभी से पढ़ना होगा। जो बच्चे अभी से पढ़ेंगे ना वो 90+ तो स्कोर कर ही लेंगे, उसमें कोई ये नहीं है। और 90+ बहुत मार्क्स होते हैं भाई बिहार बोर्ड में। तो लड़कियों को 90, लड़कियों को क्या, लड़कों को भी प्राइज मनी मिलेगा। तो कुछ अपने पेरेंट्स के लिए भी करना हमारी जिम्मेदारी है ना। अब हमारे पेरेंट्स हमारा कर्जा खा के तो बैठे नहीं है कि जिंदगी भर वही पैसा लगाएंगे। तो कुछ ऐसा करो ना जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, पहला जो यूनिट है 12th का, अगर एनसीईआरटी बुक तुम खोलोगे नए वाले, तो उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट होता है चैप्टर, ठीक है। इसका जो वेटेज है 2 से 3 है। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल्स में तो दिख ही जाएगा। पहले फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिर मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसमें मेल गेमिट्स बनते हैं, फिर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसमें फीमेल गेमिट्स बनते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन करा के दोनों को साथ में लाना है। पॉलिनेशन कराने के बाद जाइगोट बनाना है। जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म बनाना होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जैसे सीड्स कैसे, कहाँ से बनते हैं, ओवरी कहाँ से बनती है, फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, पार्थेनोकार्पी किसको कहते हैं, फिर डोरमेंसी पीरियड, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कितने नंबर का होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये तो भाई ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो, बच्चे जो है 11th में तो पढ़ाई करते नहीं, 11th में मजे मजे में रहते हैं, उनको लगता है कि अरे 12th में तो एग्जाम है, 12th में तो पढ़ेंगे। यही यही पे एक मिस्टेक हो जाता है। कैसे भाई, तुम ठीक है 11th नहीं पढ़ोगे तो सेल डिवीजन में अगर मैं बोलूंगी मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, तो तुम्हारे तो ऊपर से जाएगा ना, क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो। लेकिन देखो, मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं 11th का रिकॉल करवाते जाऊं। जैसे अगर मियोसिस मैं बोलती हूँ तो मियोसिस कैसे होता है मैं बताते जाऊंगी। माइटोसिस अगर मैं बोल रही हूँ तो माइटोसिस क्या होता है मैं बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे ना गेमिट फॉर्मेशन में मियोसिस माइटोसिस की जरूरत पड़ती है।
फिर यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फिर कैसे एम्ब्रियो यूटरस में इम्प्लांट होता है, फिर बच्चे का डेवलपमेंट कौन से महीने में कितना डेवलप होता है, वो सब इसमें पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है कि रिप्रोडक्शन के बाद मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को क्या होता है, और भी मतलब न्यूट्रिशन वगैरह का ज़रूरत होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं उस समय, तो उनका केयर करना, फिर इन्फेंट का केयर करना, उसके बाद फिर ये पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं उनको, उनसे कैसे बचे, अवेयरनेस। ये जो चैप्टर है ये मोस्टली क्या करता है, तो अवेयरनेस लेके आता है हमारे भी। तो ये बोर्ड में कितने नंबर का है, 19 मार्क्स का है। ये बहुत बड़ा यूनिट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं मतलब पूरा ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है तीनों, ये बहुत बड़ा यूनिट कवर करता है। तो हम लोगों को ये बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देख, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जैसे कि क्लास 10th में तुमने मेंडल के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे भी हम अपन मेंडल के बारे में ही पढ़ेंगे कि हाँ मेंडल ने क्या किया था, किस प्लांट पे किया था, फिर क्या क्या लॉज दिए थे। उसके बाद मेंडल के बाद फिर और भी साइंटिस्ट आए थे जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये वो, मतलब किस में कितने एग्स होते हैं, किस में क्या होता है, किसको फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो ह्यूमन ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे। ये कितने नंबर का है, तो ये दोनों यूनिट जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों यूनिट मिला के 9 to 15 मार्क्स के होते हैं। और ये इवोल्यूशन चैप्टर, ह्यूमन जो है कैसे इवॉल्व किए, फिर एनालॉगस क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, ये सब अपन कहाँ पढ़ेंगे, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आता है, टोटल जो है ये 20 मार्क्स का है। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इससे 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड की मैं बात करूँ तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपको बोल देगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे मैं खुद बिहार बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने खुद बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो मैंने जब पेपर दिया था ना, तो मेरे पेपर में आया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूरा प्रोसेस को डिस्क्राइब करने का, ठीक है। तो या तो डीएनए रेप्लिकेशन दे सकता है, या फिर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन दे सकता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस दे सकता है। तो ये जो है ये 5 नंबर के बेसिस पे, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोगों को क्या पढ़ना है, नाम से देखो, बायो में ना हर चीज रटने का नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना कि बायो जो है वो रटने का है, वो पागल है। मतलब पागल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लिटरली बायो जो है वो हर जगह इन्वायरमेंट में है। अगर मैं पढ़ाऊंगी ना, जैसे आप मुझसे पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज को कैसे, और थोड़ा ना फ्लेक्स करना भी सिखाऊंगी कि हाँ कैसे, क्योंकि हमेशा सिंपल रहना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो थोड़ा बनना पड़ता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ मतलब ह्यूमन हेल्थ मतलब अपने हेल्थ के बारे में, और डिजीज डिजीज मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोन से होता है, कौन कौन से डिजीज किस किस चीज़ों से होते हैं। उसके बाद फिर इसमें अपने ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें एडोलेसेंस को कैसे, इन एडोलेसेंस पीरियड में जो बच्चे होते हैं पीयर प्रेशर की वजह से या कुछ की वजह से अल्कोहल लेना या फिर गलत चीज़ें लेना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको कैसे इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, वो भी। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि एक बढ़िया जिंदगी जी सके भाई। अब तुम पढ़े लिखे हो, और एक जो जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं मिला उसकी तो कोई गलती नहीं है, मान लो उसको पढ़ाई लिखाई नहीं मिला, अब तुम दोनों का एक ही बिहेवियर रहेगा तो कितनी खराब बात है ना। पढ़ाई लिखाई हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे इंसान बन सके, सोसाइटी को अच्छा कर सके, तो इसलिए वो सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो सब अच्छी बात नहीं है। अब देखो क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब लोग क्या समझते हैं कि बैक्टीरिया जो है ना वो सिर्फ डिजीज कॉज करता है, नहीं, बहुत गलत बात है। फंगी जो है बस डिजीज कॉज करता है नहीं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की हेल्प से सीवेज ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरिया हेल्प करता है, फिर बहुत सारे चीज वगैरह बनाने में ये हेल्प करता है। फिर स्पेशली ईस्ट जो कि फंगी है, उसका इस्तेमाल ब्रेड्स एंड बियर्स बनाने में यूज होता है। फिर इसमें से बहुत सारे जो है ईस्ट मतलब ईस्ट नहीं,
फंगस और वो फंगी और फिर बैक्टीरिया से हम लोग बहुत सारे ड्रग्स भी बनाते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं आफ्टर सर्जरी, या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसमें एक चीज और पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो सॉइल जो है वो खराब हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नेचुरल प्रेडेटर्स को इस्तेमाल करके वो सब चीज़ों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो वो इसमें पढ़ेंगे। तो टोटल बोर्ड के बेसिस पे अगर ये देखा जाए तो बोर्ड के बेसिस पे ये कितने मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स का है, ठीक है। बोर्ड ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये तो बड़ा चैप्टर है लेकिन ये जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है, और ये बहुत इजी होता है याद करने का। तो एमसीक्यूज यहाँ से ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। और 2 नंबर वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि इसका डेफिनेशन याद कर लेना, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये कर लेना वो कर लेना, वो तो पढ़ाते समय। अभी तो बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, इसमें है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर में क्या पढ़ना होता है, जैसे कि कोई भी चीज है वो जैसे इन नेचर ने बना के दे दिया उसको वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जो है ना, ह्यूमंस दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे इल्ड को बढ़ाया जाए, कैसे किसी डिजीज को ठीक किया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन, जो मतलब जीन जो हम लोगों को अच्छा लगा कि नहीं इसमें अच्छा है, इसको इसमें होना चाहिए, तो उस डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, किसी और वेक्टर के थ्रू उसको डाल देते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करा देते हैं। इसके हेल्प से ना बहुत सारे डिजीज वगैरह भी अपन ठीक कर रहे हैं। एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस में कि कैसे बनाते हैं डिजायर्ड जीन, क्या क्या प्रोसेसेस होता है वो बताएंगे। और ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस चीज में यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रेडेटर्स को मारने के लिए भी यूज करते हैं, फिर इनफाइसेमा डिजीज को ठीक करने के लिए, फिर इंसुलिन हमारे बॉडी में जो मतलब पेनक्रियाज, जिनके बॉडी में पेनक्रियाज खराब हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो बाहर से इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन कैसे बनाएंगे, तो वो सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। ये भी कितने मार्क्स है, 12 मार्क्स का। यहाँ से ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ 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 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है या फिर और भी चीजें हैं, तो उनके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पॉपुलेशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डेथ रेट, बर्थ रेट, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, एमेंसिलिज्म, फिर और भी 2-3 है वो कॉमनसिलिज्म वगैरह, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो भी हमारे आसपास में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसको कंजर्व, देखो बहुत बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहा है ना हमारा इन वो इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना कि जो वाइल्ड एनिमल्स जिनके घर थे, उन डिफोरेस्टेशन की वजह से, जैसे बहुत जगह पे रेलवे, हमारे लिए तो अच्छा हो गया लेकिन उनके उनके तो घर उजड़ गया ना, रेलवेज अपन बना देते हैं या फिर रोड बना देते हैं, तो उसमें डिफोरेस्टेशन करते हैं। डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा अमेजोन फॉरेस्ट भी कट चुका है, फिर और भी इंडिया में भी जितने भी थे वो भी कटते ही जा रहे हैं, तो उन लोगों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग एक्सटेंट कर जाएंगे, और एक्सटेंट कर जाएंगे ना तो इसमें ये भी पढ़ने को मिलेगा कि अपना जो अर्थ है उस पर भी काफी अफेक्ट पड़ेगा एक्सटेंशन के बाद। अब देखो आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया, अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है, तो इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसमें एनर्जी का फ्लो जो होता है अपराइट होता है, किसमें एनर्जी का तो ऑलवेज अपराइट ही होता है, अभी सुन लो ध्यान रखना, एनर्जी ऑलवेज अपराइट ही जाता है, ठीक है। लेकिन और भी चीजें हैं जैसे बहुत ज्यादा बताती हूँ मैं, क्या कहते हैं, डीएफसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्वाटिक ग्रासलैंड्स के बारे में, एक्वाटिक के बारे में, कौन कितना प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फिर वो क्या उसको कहते हैं, ह्यूमिनिफिकेशन, ये सब लीचिंग या फिर कैटाबोलिज्म, ये सब इसमें पढ़ते हैं कि कैसे किसी चीज को डिग्रेड किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पढ़ेंगे अपन, इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। ये कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, इसमें से एमसीक्यू ज्यादा आएंगे पॉपुलेशन से या बायोडाइवर्सिटी ने। ये जो चैप्टर है ना, इसमें तो भाई साहब इतने ज्यादा डेटाज है ना, आपको डेटा याद कैसे रखना है वो तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो मुझे भी प्रॉब्लम होता था एग्जाम से। ये मोस्टली ये चैप्टर मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन एग्जाम से मान लो कि कल तुम्हारा पेपर है, तो उसके एक रात पहले इसके सारे डेटाज तुम देख के जाना, क्योंकि डेटाज इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है।
इकोसिस्टम। अब जो चैप्टर्स रह गए, अब तुम बोलोगे जो चैप्टर्स रह गए उनका क्या, भाई पहले इन सबको तो तुम कर लो अच्छे से, उसके बाद दो तीन चैप्टर्स है जो कि मैं बोल रही हूँ मैं लास्ट में करवा दूंगी, मतलब करवा दूंगी, ठीक। अब मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो मैं एग्जाम तक आपका हाथ पकड़ के रखूंगी। एग्जाम हॉल के बाद आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। तो मैं चाहती हूँ ना कि इतने अच्छे से आपको पढ़ा दूँ, इतने अच्छे से पढ़ा दूँ कि जब एग्जाम देके आप आओ ना तो आप बोलो थैंक यू मैम, बस आपके मुंह से यही निकले थैंक यू मैम, आपने पढ़ाया सब कुछ हो गया। फिर मैं खुद अपने टीचर्स को बोलती हूँ यार, पता है टीचर्स जो होता है ना वो बहुत अच्छे होते हैं यार, वो कभी भी किसी का ना बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स अच्छा करें। तो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मेरे टीचर्स ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया तभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा पा रही हूँ, वरना मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। बोला तो मैंने कि मैं मतलब बोर्ड जो है वो बिहार बोर्ड से ही मैंने किया है, दिया है, तो मुझे पता है। अब देखो बिहार बोर्ड में एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। 70 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें 70 मार्क्स के नहीं आते, 70 आपके एमसीक्यूज आते हैं जिसमें से 35 आपके बनाने हैं। तो भाई बिहार बोर्ड देखो वो क्या चाहता है कि बच्चे जो है इजीली पास हो जाए, लेकिन अपना मोटिव पास होना नहीं है, अपना मोटिव है कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो 35 उसमें से मैं चाहती हूँ कि 35 में 35 आपके सारे के सारे सही हो, ठीक है। उसके बाद आपको दो दो नंबर वाले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसमें भी और का ऑप्शन होगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिटेड है। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस आए और वाले भी आपसे सॉल्व हो सके, लेकिन वहाँ सॉल्व नहीं करना है, ये नहीं कि भाई मुझे तो सब आता है ईगो पे लेके सारे के सारे सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं बिल्कुल नहीं, जितना बोला गया है उतना ही करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन दो दो मार्क्स के रहेंगे, और पांच वो तीन नंबर वाले 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी और का रहता है। तो मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है। मेरे पेपर में डीएनए रेप्लिकेशन पूछा था, अब देखो आपके पेपर में क्या पूछता है, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन हो गया है, बाकी तो मैं विद्या केंद्र रांची चैनल पे या फिर विद्या केंद्र पटना चैनल पे, हमारे दो चैनल्स हैं, उस पर मैं पढ़ाऊंगी और वीडियोस तो जाते ही रहेंगे, आप उसको पढ़ते रहना ना। अगर आपको और अच्छे से आप चाहते हो कि मैं आप मेंटोर करूँ तो फिर हमारा ऐप भी है, वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे मैं रोज पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, क्वेश्चंस के पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, एमसीक्यूज वगैरह के, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के, और आपको जो भी डाउट होगा पर्सनली वहाँ पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट्स सॉल्व करूंगी आपके। थैंक यू।